Hello guys, welcome to Study World. In this video tutorial, we are going to solve all numericals of gravitation. ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 4 है. अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So let's start our topic. First question. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर देते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो डिस्टेंस था वो स्मॉल आर था. ठीक है, और इनिशियली मास जो होता था m1 और m2 था दोनों ऑब्जेक्ट का. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. अब बोल रहा है कि डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर दे रहे हैं, यानी कि अगर नया डिस्टेंस r प्राइम से डिनोट किया जाए तो r प्राइम का वैल्यू हो गया r अपॉन 2, और फिर नया ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा यानी कि F प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 इंटू m2 अपॉन r प्राइम का होल स्क्वायर. अब r प्राइम का हम लोग वैल्यू लगते हैं r अपॉन 2 और इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4. अब ये 4 डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो F प्राइम इक्वल टू क्या आ रहा है, 4F आ रहा है, यानी कि ये पूरा इस कांस्टेंट यानी कि जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू क्या था, यहाँ F था. ठीक है, तो यानी कि F प्राइम इक्वल टू क्या आ गया, 4F आ गया हमारा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, देन व्हाई अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट पे वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने टाइम कि वो मास के प्रोपोर्शनल होता है. तो आखिर क्यों कोई हैवी ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट जल्दी फॉल क्यों नहीं करता है, तो इसका कारण ये है, दिस इज बिकॉज फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. दैट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. फोर्स क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग को कुछ कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा. यहाँ यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन सेम है. सो अ हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट. तो कोई हेवी ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जल्दी फॉल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. What is the magnitude of the gravitational force between the Earth and a 1 kg object on its surface? Mass of the Earth is 6 into 10 to the power 24 and the radius of the Earth is 6.4 into 10 to the power 6. अब ये पूछ रहा है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या वैल्यू होगा अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ हो. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ द अर्थ डिनोटेड बाय me and the mass of the object is denoted by mo and the radius of the earth is ra. ठीक है, तो मान लेते हैं कि मास, अर्थ का मास कितना है, me है, ऑब्जेक्ट का मास mo है और अर्थ का रेडियस क्या है, ये है. यानी कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा re, यानी कि रेडियस हो जाएगा. तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ फिर से यूज करेंगे कि जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू सॉल्व करने पे यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद F इक्वल टू कितना आएगा, 9.8 न्यूटन आएगा. यानी कि अगर कोई भी 1 kg का ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ हो तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, 9.8 न्यूटन लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर by the gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or a smaller or the same as the force with which the moon attracts earth and why? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो क्या अर्थ का अट्रैक्शन मून के अट्रैक्शन से ज्यादा है या फिर कम है या फिर बराबर है. अगर कम है या फिर ज्यादा है तो मून आखिर अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है अर्थ की तरफ से. अगर अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू मून तो मून का अट्रैक्ट होना चाहिए था अर्थ की तरफ. तो आखिर क्यों, रीजन पूछ रहा है. तो आंसर ये हो जाएगा, द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स विथ which the moon attracts the earth. This is because as per Newton's third law of motion, force of action and reaction are always equal and opposite. यहाँ पे आंसर ये बोल रहा है कि अर्थ का अट्रैक्शन और मून का अट्रैक्शन फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो दोनों का दोनों सेम रहेगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हुए हैं कि फोर्स जितना एक्शन में होता है उतना ही रिएक्शन हो जाता है. ठीक है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो वो मतलब इक्वली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है जिसकी वजह से वो लोग अट्रैक्ट नहीं होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.
इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को तो आखिर मून क्यों नहीं मूव, मतलब अर्थ क्यों नहीं मूव करता है मून की तरफ। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून, बट द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, देयरफॉर द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। यहाँ पे बोल रहा है कि मून का अट्रैक्शन जो है वो अर्थ के अट्रैक्शन से सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगता है और इसलिए मूव नहीं करता है अर्थ मून के तरफ क्योंकि अर्थ का मास लार्जर देन मून है। ठीक है, जिसकी वजह से वो फोर्स उतना एक्सर्ट नहीं करने पाता है, तो इसीलिए वो मूव नहीं करता है, अर्थ मून की तरफ मूव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स if the mass of the one object is double, and second question the distance between the object is double and tripled। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर फोर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा अगर उसके मास को हम लोग डबल कर देते हैं, किसी एक के मास को डबल कर देते हैं, या फिर उसके डिस्टेंस को डबल कर देंगे या फिर ट्रिपल कर देंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। लेट्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। मान लेते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना है m1 और m2 है और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r है। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, तब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर देते हैं तो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि जो नया ऑब्जेक्ट है, मतलब नया ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m1 प्राइम मान लेते हैं। तो m1 प्राइम किसके बराबर होगा, 2m1 के बराबर होगा, क्योंकि पहले m1 था अब डबल हो जा रहा है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब जो नया फोर्स निकलेगा यानी कि f प्राइम जो आएगा वो जी m1 प्राइम इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। अब m1 प्राइम का वैल्यू पुट करेंगे 2m1, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे पता चल रहा है कि 2 इंटू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर आ रहा है और जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर का क्या वैल्यू है, f है। ठीक है, यानी कि f प्राइम क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। तो सबसे पहले डबल वाला केस लेते हैं। तो डिस्टेंस वो लोग दोनों के बीच में कितना था, r था, शुरू में इनिशियल r था। तो अब नया जो r प्राइम आएगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो F यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं फिर से। तो जो नया फोर्स निकलेगा यानी कि F प्राइम जो आएगा वो जी m1 इंटू m2 अपॉन r प्राइम का स्क्वायर। अब r प्राइम का वैल्यू पुट करते हैं तो जी m1 इंटू m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, जी m1 इंटू m2 अपॉन 4r स्क्वायर आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, f होता है। यानी कि f प्राइम का वैल्यू क्या हो गया, 1 अपॉन 4 f हो गया। यानी कि 1/4 भाग उसका घट जाएगा, इनिशियली जितना फोर्स था उससे कम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर जो ट्रिपल करने का बात है तो उसी तरह से r प्राइम का वैल्यू कितना लेंगे, 3rd r ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा ट्रिपल लेने से। तो सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा ये दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आखिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग अस टू द अर्थ। इट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। प्लैनेट्स, यहाँ पे पी छूट गया, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज ऑफ इट। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हेल्प करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से पहला इफेक्ट तो ये पड़ता है हम लोग पे कि हम लोग अर्थ से जुड़े हुए रहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो हम लोग सब हवा में रहते हैं। जैसे कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वो लोग हवा में उड़ते रहते हैं, एक जगह नहीं रहने पाते हैं। दूसरा कारण यह है कि प्लैनेट्स जितने होते हैं, जितने मून से अर्थ के अराउंड मून जो रिवॉल्व कर रहा है उसी तरह से प्लैनेट भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग रिवॉल्व नहीं करने पाएंगे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, इसको हम पढ़ने टाइम भी बताए थे, फ्री फॉल के टाइम में भी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बताए थे। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल इज व्हेन द बॉडी फॉल्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। Its velocity changes and is said to be accelerated due to earth gravity and it fall freely called a free fall।
यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल हम लोग उस बॉडी को बोलेंगे जो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वो गिरेगा, यानी कि उसका जो वेलोसिटी चेंज होगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ही चेंज होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज होना चाहिए। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर टाइम, यानी कि एक्सेलरेटेड है वो, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलते हैं या फिर फ्री फॉल बोलते हैं सिर्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। हम लोग आखिर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते होंगे, कुछ टर्म होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेट। हम लोग वेट का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि एम ए होता है, वेट इक्वल टू क्या पढ़े हुए हैं, एम ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग स्मॉल जी भी तो रख सकते हैं, ग्रेविटी भी रखते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है तो वो वेट ही डिफाइन करता है, वो क्या उसको बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bout? If not, why? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक अमित है, उसको कुछ ग्राम सोना लेने के लिए एक दोस्त उसको पोल पे भेजता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में से कहीं पे भेजता है, ठीक है, दोस्त के कहने पे। तो वो चला भी जाता है और वहां जाके कुछ सोना खरीद लेता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो अपने दोस्त को इक्वेटर पे मिलता है, ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे मिलता है और वहीं पे सोना उसको देता है, मतलब एज अ बेचता है, ठीक है। तो उसका फ्रेंड एग्री नहीं होता है, बोलता है कि यहाँ पे जो वेट है और पोल पे जो वेट था वो बराबर नहीं है, हम ये सोना अभी नहीं खरीदेंगे। तो आखिर क्यों ऐसा वो बोला, चलिए देखते हैं आंसर। इट द मास, इफ द मास ऑफ अ गोल्ड इज m and acceleration due to gravity at the pole and the equator be gp and ge respectively। मान लेते हैं कि गोल्ड का मास क्या होगा, m होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे मान लेते हैं gp होगा और इक्वेटर पे ge होगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट एट इक्वेटर, therefore weight of a gold at a poles, वेट जो पोल पे होगा वो क्या होगा, WP मान लेते हैं कि वेट होगा, यानी कि G M GP हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं वेट का, अभी फॉर्मूला पढ़े हुए थे, जस्ट अभी भी बताया और हम लोग लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मतलब हम दिए हुए हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल पे होता है वो हल्का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। तो उसी तरह से इक्वेटर पे भी हम लोग वेट मेजर कर लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि GE जो है वो लेस देन है GP, तो GE अपॉन GP क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम लोग को WE अपॉन WP मिलेगा जो कि लेस देन 1 होगा, ठीक है। वो कहाँ से हम लोग कंक्लूड करेंगे, वो इक्वेशन थर्ड से कंक्लूड किया जाएगा। हेंस द वेट ऑफ अ गोल्ड इज स्लाइटली लेस देन इक्वेटर, ठीक है। तो यानी कि इक्वेटर पे हल्का कम हो जाएगा, हल्का कम हो जाएगा वेट, मतलब पोल पे ज्यादा हल्का रहेगा और इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सो द फ्रेंड विल नॉट एग्री विथ अमित अबाउट द वेट ऑफ द गोल्ड बाउट, ठीक है। इसी यही कारण था जो कि अमित रेडी नहीं हो रहा था, अमित का फ्रेंड उससे रेडी नहीं हो रहा था खरीदने के लिए। तो हम लोग को एक चीज यहाँ पे पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पोल इज ग्रेटर देन एन इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ से एक हम लोग को कंक्लूजन मिला, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है और बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नहीं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड।